मराठा वॉर। अब इसमें क्या होगा कि दो मुद्दे खड़े हो जाएंगे, दो कंटेंडर्स खड़े हो जाएंगे कि कौन गद्दी के ऊपर बैठेगा। एक साइड के ऊपर आ जाएगा रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता था गद्दी को, तो वो क्या करेगा, अंग्रेजों के पास जाएगा, उनको कहेगा कि आप मेरी सहायता करिए, अगर आप मेरे को गद्दी के ऊपर बिठाएंगे तो मैं आपको सो एंड सो फेवर करूंगा, आपको ये टेरिटरीज करप्शन के रूप में दे दूंगा। तो जब वो बॉम्बे के गवर्नर के पास जाएगा तो वो उसके ट्रीटी करते हुए उसके साथ फिर एक जो वॉर है उसको डिक्लेयर कर देगा मराठाओं के ऊपर। पर अब ये जो खबर है जब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास पहुंचेगी, तो मैंने आपको करवाया था कि एक प्रोविजन प्रॉपरली साइन होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ये पावर आएगी कि अगर कोई भी वॉर को डिक्लेयर करना है तो वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर सकता है, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास नहीं कर सकते। वो सारी मैंने आपको कहानी बताई थी ना, तो वो इसी वजह से आई थी क्योंकि यहां पर रघुनाथ राव जाके गवर्नर ऑफ बॉम्बे के साथ आके एक वॉर को डिक्लेयर कर देगा, तो उसको बाद में नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जाएगा। जब हम एंग्लो मराठा वॉर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इस चीज को अलग से डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। तो ये सारा कुछ होगा। सो फोर्थ पेशवा है हमारे पास माधवराव। अगर अभी तक कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज लिख सकते हो। सो फोर्थ पेशवा, वो छोटे थे जब वो गद्दे के ऊपर आए, कुछ भी याद नहीं करना। ही रिस्टोर्ड द लॉस्ट फॉर्च्यून्स ऑफ द मराठा एम्पायर, अ फिनोमिना नोन एज मराठा डिस्ट्रक्शन, एंड विद द हेल्प ऑफ हिज एबल मिनिस्टर नाना फडणवीस ही केम टू द पावर। सो विद द टाइम उनके ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो जाएगी। इन्होंने बहुत ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना। देन हमारे पास है फिफ्थ पेशवा नारायण राव, और इसी के टाइम के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि कंटेंडर्स आ जाएंगे। So Maratha Empire was in a state of confusion at Pune. There was a struggle for power between Raghunath Rao, और यही फिर अंग्रेजों के पास जाएंगे हेल्प मांगने के लिए। वो वॉज अ यंगर ब्रदर ऑफ बालाजी बाजीराव नारायण राव, वो वॉज अ यंगर ब्रदर ऑफ माधव राव। पर ये आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो बीच बीच में कंफ्यूजन होगी बहुत सारे, क्योंकि पॉइंटर्स हैं बहुत सारे, जो नाम है वो आपके लिए, काफी बच्चों के लिए नए होंगे। पर जहां जहां जो जो कह रहा हूं कि वो सिर्फ नोट डाउन कर लो, उससे आपका काम चल जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सो नारायण राव succumbed to the intrigues of his uncle रघुनाथ राव, एंड उसी के चलते रघुनाथ राव खुद गद्दी के ऊपर आ जाएगा, एंड सिक्स्थ पेशवा विल बी रघुनाथ राव। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कि है 12 भाई कॉन्स्पिरेसी। अब जैसे ही रघुनाथ राव गद्दी के ऊपर आएगा, तो जो एबल मिनिस्टर्स बैठे हैं मराठा कोर्ट के अंदर, उनको पता लग जाएगा कि जो रघुनाथ राव है गद्दी के ऊपर, जो हमारे पास अंग्रेज हैं उनकी हेल्प से आया है, और जो पिछला पिछला पेशवा था उसको किसने मरवाया है, रघुनाथ राव ने ही मरवाया है। तो जितने भी नाना फडणवीस और बाकी के एबल मिनिस्टर हैं, वो इकट्ठा होकर रघुनाथ राव को गद्दी से हटा देंगे। बेसिकली इसको कहा जाता है 12 भाई कॉन्स्पिरेसी। सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि 12 भाई कॉन्स्पिरेसी क्या है, कि जब रघुनाथ राव को गद्दी से हटाया गया था बाय नाना फडणवीस एंड अदर 11 एबल मिनिस्टर्स, इसी वजह से इसको 12 भाई कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, सिर्फ इतना। उसके बाद नया जो पेशवा है वो गद्दी के ऊपर बिठाया जाएगा, जो कि है स्वामी माधवराव। तो ये आप छोड़ के जा सकते हो, लास्ट वाले कुछ नाम वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के चलते रघुनाथ राव फिर दोबारा से उनके पास चले जाएगा, ये सारा कुछ होता रहेगा, ये आप सारा कुछ छोड़ के जाओगे क्योंकि यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज होगे, और ये वो मैं नहीं चाहता, ना ही ये जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्लैंस बन के आएंगे, निकल के आएंगे, तो ये सारे हैं। ये सारे आपको रटने हैं कि कौन सा क्लैन है और उसका करस्पॉन्डिंग टेरिटरी फिर कौन सी है। होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियास ऑफ ग्वालियर, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, एंड भोसलेज ऑफ नागपुर। ये चार हमारे पास क्लैन है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियास ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, एंड भोसलेज ऑफ नागपुर। प्लीज इन चारों को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि पेशवा, पेशवा क्या मेन सीट कौन सी है, पेशवा एट पूना, ये साथ में लिख लेना, पेशवा एट पूना। तो ये सारा कुछ है, ये आप इसको छोड़ के जाओगे। लास्ट पेशवा कौन सा है, उनका नाम ध्यान में रख लो, बाजीराव टू। एंड इसी के चलते विद दैट टाइम यहाँ पर लास्ट
एंग्लो मराठा वॉर होगा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो उसके बाद पूरा मराठा एम्पायर खत्म कर दिया जाएगा। तो उसी के साथ जो मराठा कॉन्फेडरेसी है वो भी खत्म होगी। लास्ट हमारे पास पेशवा कौन सा है? बाजीराव टू। बस वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ये मैं यहाँ पर इसलिए नहीं ज्यादा डिस्कस कर रहा क्योंकि हमने एंग्लो मराठा वॉर्स के अंदर दोबारा से डिस्कस करना। चलो, तो यहां तक अगर अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो आप बता सकते हैं। फिर हम थोड़े टाइम की ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे अगले चीज के साथ। तो देखो, आज का ये जो पूरा लेक्चर है ना, इसमें आपको लगा होगा कि थोड़ी क्लैरिटी कम है, क्योंकि बीच बीच में से बहुत बड़ी हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर की है। पर मैंने सिर्फ आपको पॉइंटर फॉर्म में वो चीजें बताई हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी वजह से दोबारा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। टेंशन मत लेना। क्या सबको सारा कुछ क्लियर हो गया जो अभी मैंने आपको बताया? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मेरे को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, फिर 1:30 बजे दोबारा से मिलेंगे। फिर 1.5 घंटे का और लेक्चर होगा। ओके, तो चलो, मैं आशा करता हूँ आप सबने नोट्स बना लिए होंगे जहां जहां मैंने चीजें को स्टार मार्क किया था। तो अब 1:30 पे शार्प दोबारा से मिलेंगे, और अगली जो हमारे पास है, राइज ऑफ ऑटोनोमस एम्पायर, यहाँ पर सिख एम्पायर को दोबारा से डिस्कस करेंगे। और आज फिर दोबारा से एंग्लो कर्नेटिक वॉर जो है वहां तक कवर करके जाएंगे, ताकि हमारे सब्सटेंशियल पोर्शन कवर हो जाए। जब हम महात्मा गांधी जी से शुरू करेंगे, या फिर हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से जब शुरू करते हैं, तो वहां पर जो हिस्ट्री है, क्योंकि आप सबको ज्यादातर आती होती है, तो वो बहुत जल्दी से निकल जाता है। वहां पर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता है, वहां पर ज्यादा पॉइंटर फॉर्म है। तो हिस्ट्री उसी तरह से हो जाएगी, टेंशन मत लेना, मेरी जिम्मेवारी है। पर जहां मेरे को एक्स्ट्रा कुछ करवाना है, जहां पर मेरे को एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेन करना है, वो मेरे को करने देना, तभी आपका फायदा होगा। शिवाजी वॉज फ्रॉम द भोसले क्लैन। ये जो पूरी टेरिटरी है, अगर हम इस पूरे मराठा एम्पायर की बात करें, ये ओरिजिनली किस सुल्तनत के अंदर थी, तो वो है बीजापुर का सल्तनत। जब हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, तो वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा कि ये पूरी टेरिटरीज हुआ करती थी, किंगडम्स हुआ करते थे। पर क्लैन का मतलब है कि किस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो उसका बेसिक मतलब कि शिवाजी भोसले क्लैन से थे। पर किस टेरिटरी के अंदर से वो आए थे, तो वो बीजापुर सल्तनत था। तो चलो, फिर 1:30 बजे दोबारा से मिलेंगे। बी बैक बाय देन, 15 मिनट की ब्रेक है। लो।
ये दोनों सिर्फ आप नोट डाउन कर लो। उसके अलावा जो आगे चल के बंदा सिंह बहादुर वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया था, वो किस के दौरान किया जाएगा जो जनरल को एग्जीक्यूट, तो वो फारूक सियार था, उसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, सो ये सारा कुछ है। इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिक्स को एज अ मिलिटेंट ग्रुप की बात करें कि किस तरह से उसके अंदर, क्योंकि एज अ स्पिरिचुअल ग्रुप शुरू हुआ था, पर विद दैट टाइम इसमें जो आर्म्स वगैरह जो एड ऑन कर लिए गए थे, वो क्यों हुआ था कि जब फिफ्थ सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया गया था तो छवें गुरु को लगा था, जिनका नाम है श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, कि हमारे को एज अ फाइटिंग ग्रुप भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ताकि कल को अगर कोई लड़ने आ रहा है, कोई हमारे को एग्जीक्यूट करने आ रहा है, तो हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, या फिर वो लोग जो कि नाजुक हैं, जो कि कमजोर हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम उनके लिए खड़े हो सके। तो सिख गुरु से जो सिखों को चेंज किया गया फ्रॉम अ स्पिरिचुअल ग्रुप टू अ फाइटिंग ग्रुप, एंड अल्टीमेटली जब 10th सिख गुरु आएंगे, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी, वो इनको प्रॉपर एक मिलिटेंट शेप देंगे। तो वहां से हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू होगा, जब फॉर्मलाइज किया जाएगा पूरे रिलीजन को। इससे पहले वो जो पूरा रिलीजन था वो फॉर्मलाइज नहीं था, इनफॉर्मल तरह का रिलीजन था, प्रॉपर कोडिफिकेशन नहीं थी, ऑल्दो विद द टाइम ये होती जा रही थी। यहां पर जितना भी मैंने आपको बताया, ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार सुनने के लिए था। जो जो याद रखना है वो सिर्फ ये दो पॉइंट्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी की बात करें, तो इनको किसके द्वारा एग्जीक्यूट करवाया गया था अर्जन देव को, तो ये है जहांगीर। और अगर हम गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं, तो यहां पर है औरंगजेब। इसको भी नोट डाउन कर लो। अर्जन देव जी को जहांगीर के द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा, बंदा सिंह बहादुर को फारूक सियार के द्वारा। उसके अलावा 10वें गुरु के टाइम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो छोटे साहिबजादे थे उनको दीवारों में चिनवा दिया गया था, और जो दो बड़े साहिबजादे थे उनको जंग के दौरान मार दिया गया था। पर वहां पर जो सीधा कोई कन्फ्रंटेशन मुगल एम्परर के साथ नहीं थी, वहां पर जो सीधा कन्फ्रंटेशन थी वो सरहंद के गवर्नर के साथ थी। उसको आप स्किप आउट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, एंड इन्होंने ही जो पूरा प्रोसेस शुरू किया था कि इसके बाद कोई भी जो अगला गुरु आएगा वो कोई इंसान नहीं होगा, बट रादर हम एक स्क्रिप्चर लिखेंगे, जहां पर जिस स्क्रिप्चर के अंदर सारे के सारे गुरुओं की जो बाणी है, जो उनकी टीचिंग्स है, प्रीचिंग्स है, उसको कंपाइल किया जाएगा। अलोंग विद दैट जितने भी इंपॉर्टेंट संत हैं उस टाइम के अंदर, जैसे कबीर जी, रामदास जी, तो इस तरह के संतों की भी बाणी उस 11वें सिख गुरु में रखी गई है, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब या फिर आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ये आप में से ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा, तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये आप छोड़ के जा सकते हैं। बाकी ज्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। हाँ, पर कल को अगर आप पंजाब पीसीएस देने जाते हैं, तो वहां पर ये नो डाउट पूछा जा सकता है। तो यहां पर फिर खालसा एज अ इंस्टीट्यूशन कब शुरू किया जाएगा? 1699 में। ये एक जो फैक्ट है वो ध्यान में रखना। So Guru Gobind Singh transformed the Sikhs into a military force by the establishment of the body of Khalsa in the year 1699. ठीक है, तो चलो, ये मैंने आपको बता दिया कि 11th गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसके बाद ये पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वही खत्म कर दिया गया था। सो यस, ये आप छोड़ के जा सकते हो। फिर 10वें गुरु को किस तरह से मरवाया जाएगा? जब वो नांदेड़ महाराष्ट्र की साइड के अंदर थे, तो एक अफगान के द्वारा उनके पीठ के ऊपर छोड़ा जो नाइफ है उसको स्टैब कर दिया जाएगा, तो उसकी वजह से उनका देहांत हो जाएगा। पर ये आप छोड़ सकते हो, ये आपके पर्पस से बाहर है। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ना ही आपको करने को कह रहा हूँ। तो यस, तो बंदा सिंह बहादुर के बारे में वहां पर मैं आपको सारा बता चुका हूँ, किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था वो सारा कुछ, तो यहाँ से आपको नहीं करना कुछ। So factors that contributed towards supremacy of Sikhs, सबसे पहले weakening of the Mughal imperial authority, the series of Persian and Afghan invasions, क्योंकि इस टाइम के अंदर नादर शाह वगैरह वगैरह की इन्वेजन होंगी, जिस वजह से मुगल एम्पायर वीक हो जाएगा, मराठा उसमें लग जाएंगे। तो ये एक मौका मिलेगा, वैक्यूम मिलेगा जो सिख्स को अपना स्टेचर बड़ा करने के लिए। The Marathas incursion, because of which half of the Mughal energy and resources were diverted towards the Maratha region. तो यहाँ पर जकरिया खान, ये सारा कुछ आप छोड़ के जा सकते हो।
नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, वो सारा कुछ कवर्ड है। हाँ, अब कि मान लो अब ये जो सारा प्रोसेस हो जाएगा तो यहां पर चीज है जो कि आपको समझनी है कि विद द टाइम सिख एम्पायर दोबारा से किस तरह से खड़ा होगा। तो जब 10वें सिख गुरु जो कि है गुरु गोविंद सिंह जी, वो जब उनको लगेगा कि मेरे सारे जो बेटे हैं वो शहीद हो गए, कि अब दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा अपने सिख एम्पायर को, तो वो महाराष्ट्र साइड के अंदर जाते हैं, नांदेड़ के नाम की जगह है, वहां पर जाएंगे। वहां पर उनको एक सूफी भक्ति संत मिलेगा जिनका नाम है बंदा सिंह बहादुर। उनका जो पुराना नाम है वो है माधोदास बैरागी। ये कुछ भी नाम आपको याद नहीं करने, सिर्फ आपको इतना समझना है कि वहां पर जाके वो उनसे मिलेंगे, फिर उनको कहेंगे कि आपको मैं चुनता हूं, आपको भेजा जाएगा इस पंजाब साइड के अंदर जहां पर आपको जाके सबका बदला लेना है। तो वो उसी तरह से यहां पर आएंगे, फिर सिख एम्पायर को दोबारा से खड़ा करेंगे, तो वो सारा कुछ प्रोसेस होता रहेगा। फिर जब बंदा सिंह बहादुर को अल्टीमेटली फारूक सियार के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि बहुत टाइम के लिए एक लल पीरियड आ जाएगा, व्हेन देयर विल बी नो सिंगल अथॉरिटी जो कि पूरे सिख एम्पायर को लीड करेगा। तो उसी के चलते उसके बाद जो पूरा सिख एम्पायर है वो छोटे छोटे टुकड़ियों में, छोटे छोटे ग्रुप्स में बट जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर मिसल्स, जिसको पंजाबी में ग्रुप्स को कहा जाता है मिसल्स, और उनके हेड बन जाएंगे मिसलदार। तो यहाँ पर 12 से 13 क्लैंस या फिर मिसल्स हमारे को देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लैन रहेगा जिसका नाम है शुकर चकिया क्लैन या फिर शुकर चकिया मिसल। उनके जो हेड है वहां से निकल के आएंगे रणजीत सिंह, जो कि आगे चल के इन सारे 12 के 12 मिसल्स को इकट्ठा करेंगे, और फिर अल्टीमेटली सिख एम्पायर जो कि इकलौता सिख एम्पायर रहा है पूरे हमारे हिस्ट्री के अंदर, उसकी स्थापना करेंगे। इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा था, कहा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बाकमाल था, सेकुलर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी थी। तो ये सारा कुछ है। पर 1839 में जैसे ही रणजीत सिंह का देहांत होगा, तो 10 साल के अंदर अंदर, क्योंकि कोई भी एबल सक्सेसर नहीं था, तो वो सारा जो पूरा एम्पायर है खत्म हो जाएगा। उसके बाद एंग्लो सिख वॉर होंगे, एंड अल्टीमेटली 1849 में जो सिख एम्पायर है इट विल बी द लास्ट एम्पायर विच विल बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और इसी के साथ पूरा जो इंडियन मेनलैंड है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगा। ये पूरी कहानी है जो मैंने इन शॉर्ट आपको समझा दी। तो यहां पर जो चीजें आपको याद रखनी है वो सिर्फ बता देता हूं आपको कि टोटल कितने मिसल्स हैं, तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं या फिर मिसल्स हैं, वो है 12 लार्जर कॉन्फेडरेसीज और मिसल्स लेड बाय अ लोकल चीफ। और किस में से रंजीत सिंह आएंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो उसका आंसर है शुकर चकिया मिसल। बस ये सबसे पहले जब वो गद्दी के ऊपर आएंगे तो वो अपने थोड़े थोड़े टेरिटरीज को अनेक्स करना शुरू करेंगे। और वो किसके अंडर काम करेंगे, अफगानिस्तान के रूलर के अंडर इनिशियली एज अ गवर्नर काम करेंगे। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। विद द टाइम जैसे जैसे टेरिटरी बड़ी होती जाएगी तो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। और कहां पर सिख एम्पायर का कैपिटल रहेगा वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो है लाहौर के अंदर। कैपिटल ऑफ सिख एम्पायर वाज एट लाहौर। So, till Ranjit Singh, the chief of Shukar Chakya Misl, tried to raise a more centralized Sikh state at the end of the 18th century. In 1799, Ranjit Singh was appointed as a governor of Lahore, but by Zaman Shah, the ruler of Afghanistan. ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जहां जहां जो जो स्टार मार्क करवाया है सिर्फ उतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी सारी कहानी लिखी हुई है, क्या क्या है वो आप छोड़ सकते हो। So he will brought the area extended from Satluj to Jhelum under him, and he conquered Lahore in the year 1799 and Amritsar in the year 1802। और फिर इसी ईयर के अंदर 1802 के अंदर इनको टाइटल दिया जाएगा एज द महाराजा ऑफ पंजाब। तो ये एक चीज ध्यान में रखना, साथ में लिख लो महाराजा ऑफ पंजाब टाइटल, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो कि पहले वो लाहौर को जीतेंगे 1799 में, फिर अमृतसर को 1802 में विद द टाइटल ऑफ महाराजा ऑफ पंजाब। इसके साथ जो सिख एम्पायर की स्थापना हमारे को देखने को मिलती है। उसके अलावा जब इनका एनकाउंटर होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, वो भी आपको याद रखनी है। So the Punjab under Ranjit Singh, the conflict of the English with the Sikhs began when they tried to assert their authority in the north, which the Sikhs relentlessly opposed. In 1809 the treaty of Amritsar was signed with the British East India Company। और इसके हिसाब से क्या है द प्रोस्पेक्ट्स, इसके बैकग्राउंड क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉइंट फ्रैंको रशियन इन्वेजन ऑफ इंडिया।
तो इसने बहुत ज्यादा ऐलान किया, क्योंकि अगर मान लो कल को रशिया को इंडिया को इन्वेट करना है या फिर फ्रांस को इंडिया को इन्वेट करना है, तो वो किस रूट से आएंगे? अफगानिस्तान से होते हुए पंजाब, एंड फिर यहाँ पर इंडिया में कोई भी अगर फॉरेन इन्वेडर आएगा तो उसी रेट से रूट से इन्वेट करेगा। तो उसी के चलते जो पंजाब का पूरा एरिया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने जो इंडियन एम्पायर को, जो ब्रिटिशर्स का इंडियन कॉलोनी थी उसको बचाने के लिए। तो उसी के चलते यहां पर पंजाब के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी, ये उसका पूरा बैकग्राउंड है। सो कौन सा बंदा आया था जिसने यहां पर आके पहले बातचीत की थी? सो लॉर्ड मिंटो। ये वो मोंटेमिलो रिफॉर्म्स वाला नहीं है, ये उसके पहले वाला है, तो कंफ्यूज मत होना। सो ही विल सेंड चार्ल्स मेटक्लाफ टू लाहौर। ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा बंदा यहां पर आया था, चार्ल्स मेटकाफ टू लाहौर। रणजीत सिंह offered to accept the Metcalfe proposal of an offensive and a defensive alliance on the condition that English would remain neutral in case of an Sikh Afghan war। कि कल को अगर सिख एम्पायर अफगानिस्तान के अंदर जाके कैप्चर करना चाहता है अफगानिस्तान को, तो उस केस के अंदर जो इंग्लिश है दे वुड रिमेन न्यूट्रल। इस एक फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। एंड देन वुड कंसीडर रणजीत सिंह द सॉवरन ऑफ द एंटायर पंजाब इंक्लूडिंग द मालवा सिस सतलुज टेरिटरीज। तो बेसिकली यहां पर इन्होंने बात की कि जो सतलुज है उसके जो सामने की सारी टेरिटरीज है उसका अभी जो मेन जो राजा है वो भी कौन होगा? रणजीत सिंह। पर विद द टाइम फिर इस सतलुज को एज अ बाउंड्री एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा कि सतलुज के जो इधर साइड नॉर्थ की साइड जितनी भी टेरिटरीज है वो पंजाब एम्पायर की, और सतलुज के जो साउथ ऑफ द जितनी भी टेरिटरीज है वो किसकी होंगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। However, the negotiations failed in the changed political scenario in which the Napoleonic danger receded and the English became more assertive. Ranjit Singh agreed to sign the Treaty of Amritsar in the 1809 with the company. So, इस अब टेरिटरी इस पूरी ट्रीटी के हिसाब से क्या था? द कंपनी recognized him as the sole sovereign ruler of Punjab, permitting him complete freedom of action to the north of Satluj। तो वही मैंने आपको बताया कि सिर्फ नॉर्थ ऑफ सतलुज जितना भी होगा वो रणजीत सिंह का रहेगा, और साउथ में जितना भी होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। तो सतलुज वाज मेड एज अ बाउंड्री बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्पायर, thus preventing रणजीत सिंह from any further expansion to the south of सतलुज। ये आपको ध्यान में रखना। In the north, he then conquered Kashmir, Peshawar, Multan, and this way he established his own kingdom, made no changes to the existing revenue system, and allowed the मुगल सिस्टम टू कंटिन्यू। ये आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इस बस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के हिसाब से इतना याद रख लेना कि जो सतलुज है उसको एज अ बाउंड्री मान लिया गया था 1809 में। ये जो ट्रीटी है हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, तो शेरे पंजाब का उनको का टाइटल मिला उनको। इन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस के ऊपर काफी ज्यादा मॉडर्नाइज किया। सेकुलर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। ही विल रिक्रूट गोरखास, ओडियाज, बिहारी, डोगरा, सब धर्मों के सारे कास्ट क्रेड के लोग इनके अंदर थे। एंड फाउंड्रीज मतलब कि जहां पर बेसिक एक कारखाना लगाया गया था जहां पर गोला बारूद बनाया जाता है, उसको फाउंड्रीज कहा जाता है। पर ये आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको वैसे ही वहां पर आपकी सही हो जाएगी। तो अगर हम पूरे एटीट्यूड की बात करें, सो इट वाज वेरी टॉलरेंट एंड लिबरल इन रिलीजियस मैटर, सेकुलर स्टेट था एंड नॉट अ सिख स्टेट। और फिर उसके बाद होगी एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो कि है ट्राइपार्टिएट ट्रीटी ऑफ द ईयर 1838। अब इसके हिसाब से क्या है कि एक साइड के ऊपर अफगानिस्तान की राजा होगा, एक साइड के ऊपर सिख एम्पायर है, और एक साइड के ऊपर है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तीनों इकट्ठे होकर एक ट्रीटी साइन करेंगे। So by the end of the year 1838, British forced him to sign a tripartite treaty with Shah Shuja, जो कि अफगानिस्तान का रूलर है, and the English company, whereby he agreed to provide passage to British troops through Punjab, enabling them to place Shah Shuja on the throne of Kabul। अब यहाँ पर वो शाह शुजा को काबुल के थ्रोन के ऊपर क्यों बैठाना चाहते थे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को वही बेसिकली लगता था कि अगर अफगानिस्तान हमारे हाथ में रहेगा तो रशिया को कंट्रोल करना बहुत आसान है, और अगर अफगानिस्तान हमारे हाथ से गया तो कल को रशिया अफगानिस्तान को अनेक्स करते हुए इंडिया की तरफ आ सकता है। तो इसी वजह से अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। अगर आप पूरे शुरू से हिस्ट्री की बात देखोगे ना, तो अफगानिस्तान हमेशा ही डिस्टर्ब्ड एरिया रहा है जहां पर किसी भी एक पावर का बहुत लंबे टाइम तक कोई भी कंट्रोल नहीं रह पाया। इस वजह से उसको एरिया ऑफ द या फिर टेरिटरी ऑफ द ग्रेव्स कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर डायनेस्टी आएगी वो उसका खात्मा हो जाएगा। तो ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ एक फेमस किस्सा है।
तो शाह शुजा को वहां पर वो गद्दी के ऊपर बिठाना चाहते हैं कि ताकि जो बंदा वहां पर गद्दी के ऊपर बैठा है वो हमारी फेवर में हो, और इसके थ्रू फिर हम रशिया को आगे चल के कैप्चर कर सकते हैं या फिर टैकल कर सकते हैं। फिर अल्टीमेटली 1839 में उनका देहांत हो जाएगा। So when Ranjit Singh died, there was no major tension internally and externally in the Sikh Empire. पर with the time जितने सक्सेसर्स आएंगे, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, तो ये तीन सक्सेसर्स थे जो एक के बाद एक आएंगे और मरते चले जाएंगे, और बहुत ही थोड़े टाइम में ये हमारे पास देहांत देखने को मिलते हैं। पर उसके बाद जो अगला सक्सेसर होगा जिनका नाम है दलीप सिंह, वो एक माइनर होगा। तो उनकी जो माता जी हैं जिनका नाम है महारानी जिंदा, वो उनके बिहाफ के ऊपर रूल करेंगे। पर विद द टाइम जो आर्मी है वो क्योंकि बहुत बड़ी होती है, उस टाइम की सबसे बड़ी आर्मी सिख एम्पायर के पास थी, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें से जो कुछ बंदे हैं, जो कुछ जनरल्स हैं, वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल जाएंगे। जब पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी तो उसमें एक पैक्ट था, उसमें एक प्रोविजन थी कि जो हमने सतलुज एज अ बाउंड्री बनाई हुई है, अगर उसके तट के ऊपर, अगर उसके बैंक्स के ऊपर कोई भी साइड की आर्मी आके लग जाएगी, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोवोकेशन फॉर द वॉर बाय द आर्मी ऑन द अदर साइड। मतलब कि अगर पंजाब साइड से सिख आर्मी के बंदे आके इस सतलुज के बैंक के ऊपर खड़े हो जाएंगे, तो सामने वाला इस चीज को देखते हुए वॉर को डिक्लेयर कर सकता है कि आप प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हैं। तो उन्होंने किया भी ऐसे, जिन बंदों को करप्शन के थ्रू खरीदा गया था सिख आर्मी के अंदर, तो उन्होंने सतलुज के बैंक के ऊपर लाके बंदों को खड़ा कर दिया, और इसी के चलते फिर वॉर को डिक्लेयर कर दिया गया था सिख एम्पायर के ऊपर। सो टोटल हमारे को दो एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलते हैं, उसमें बहुत सारे बैटल्स हैं, वो हम फर्दर ऑन जब एंग्लो सिख वॉर डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, यहां से आपको कुछ भी याद करने की, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों से एंग्लो सिख वॉर्स की बात करें, उसमें वेरियस बैटल्स होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने पूरा सिख एम्पायर की बात की। सबको सब कुछ क्लियर है? प्लीज एक बार अप्लाई कर दो। प्लीज एक बार अप्लाई कर दो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अब आगे चलते हैं। यहां पर सिर्फ थोड़े थोड़े एम्पायर्स हैं जिसके सिर्फ बारे में आपको नाम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अगर हम जाट एम्पायर की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर बना था, बाय लेड बाय चूरामन एंड बदन सिंह। सिर्फ इस नाम को अपने नोट्स के अंदर लिख लो, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट याद करने को नहीं है। इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट बंदा आएगा जिसका नाम है सूरजमल, जो कि जाटों के अंदर एक इंपॉर्टेंट इंसान की तरह, पर्सनैलिटी की तरह उभर के आएगा, और इनको कहा जाता है प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब या फिर द जाट्स ओलेसिस। सिर्फ इतना एक नाम ध्यान में रखना है आपको। तो ये सारा हो गया हमारा जाट एम्पायर। सिर्फ ये दो पॉइंट अगर लिख लोगे पेपर में खुद ब खुद, एटलीस्ट आप तुक्का मारने लायक हो जाओगे। बस उस पर्पज से मैं आपको करवा रहा हूं, उसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं करना। उसके बाद अफगान्स की बात करते हैं, तो इनका भी पूरा इलाका था। यहां पर जो फाउंडर हैं वो आप छोड़ के जा सकते हो, इसको आप स्किप आउट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम बहुत एडिशनल कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ही आपका क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो जाएगा, फालतू इंफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। आइए अब मैसूर किंगडम के बारे में बात करते हैं। तो मैसूर किंगडम की अगर हम बात करें तो वही साउथ ऑफ हैदराबाद हमारे को ये पूरा किंगडम देखने को मिलता है। ये जो पूरा मैसूर का किंगडम है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ओरिजिनली किस एम्पायर के अंडर था। ओरिजिनली इट वाज अंडर द विजयनगर एम्पायर। जिस तरह से हमने मैसूर एम्पायर के बारे में, मराठा एम्पायर के बारे में बात की थी कि वो बीजापुर सल्तनत के अंदर था, तो जो हमारा मैसूर का किंगडम है वो ओरिजिनली विजयनगर एम्पायर के अंदर था। प्लीज इसको ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद द टाइम वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे और मुगल एम्पायर के साथ एक नॉमिनल रिश्ता बना के रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी जो डायनेस्टी है वहां पर एस्टेब्लिश थी हमारे पास मैसूर किंगडम के अंदर, तो ये ध्यान में रखना, वोडेयर या फिर वदियार डायनेस्टी। और जब आखिरी आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर होगा तो आप देखोगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं अपने आप को लेजिटिमेट दिखाने के लिए कि हम देश की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा किसको वापस कर देंगे, वोडेयर डायनेस्टी को, ये दिखाने के लिए कि हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं।
सो इनिशियली द मैसूर वॉज रूल्ड बाय वोदिया डायनेस्टी। किंग का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। टू ऑफ हिज मिनिस्टर्स आगे चल के पावर को सीज कर लेंगे और अपने आप को गद्दी के ऊपर बिठा लेंगे। अब इन्हीं की आर्मी के अंदर हमारे पास बंदा है हैदर अली, जो कि विद द टाइम सामने आएगा, पावर को कैप्चर करेगा और पूरे मैसूर किंगडम को हेड करेगा। और उसका फिर आगे बेटा आएगा जिसका नाम है टीपू सुल्तान। ठीक है, तो ये सारा कुछ है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया जितना आपको पता होना चाहिए था। हैदर अली के बारे में बात करते हैं। तो पर्सनैलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा एबल माना जाता था, कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल था किस तरह से रूल करना है, किस तरह से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बिठानी है। वो बहुत सारे जेनरिक पॉइंट है, वो आपको ना ही कुछ रटने हैं ना ही वहां से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जो जो याद करना है वहां पर मैं स्टार मार्क कर दूंगा। ठीक है, he tried to modernize his army along the European lines and in this way he had the best standing army। तो ये देखो सारी बेसिक्स लाइंस है, ये आपको कुछ भी याद नहीं करनी। जो चीज याद करनी है वो ये है दैट ही इंडक्टेड द फ्रेंच एक्सपर्ट्स, कि उसने फ्रेंच बंदे लाए अपनी आर्मी के अंदर, एंड इवन एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सनल एट दिंदीगल। ये जो फैक्ट है ये आपको ध्यान में रखना है कि मॉडर्न आर्सेनल मतलब कि कहां कहां पर कारखाना फैक्ट्री लगाई गई थी गोला बारूद बनाने के लिए, दिंदीगल के अंदर। इसको नोट डाउन कर लो। सो हैदर विल डाई ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सारे एंग्लो मैसूर वॉर अलग से डिस्कस करेंगे तो यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। एंड देन अल्टीमेटली टीपू सुल्तान विल कम टू फोर फ्रंट। ठीक है, फिर टीपू सुल्तान आएगा, वो अपनी ऑटोनॉमी और ज्यादा एस्टेब्लिश करेगा, विद द टाइम बादशाह का टाइटल ले लेगा। ये सारे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, आप इनको छोड़ के आओगे। He also sought a sanad, जो कि है रॉयल ऑर्डर फ्रॉम द ऑटोमन खलीफ टू लेजिटिमाइज हिज रूल। यू कैन स्किप दिस एंड नथिंग इज इंपॉर्टेंट ओवर। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम करेंगे सर। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि टीपू सुल्तान के द्वारा एक कोशिश की गई थी अपनी प्रॉपर आर्मी को एस्टेब्लिश करने के लिए, और जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी तरह से टीपू सुल्तान ने भी एक एफर्ट किया था अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी बनाने के लिए, ताकि वो दुनिया के वेरियस कोनों में जाके, देशों में जाके अपनी ट्रेडिंग कर सके, ट्रेडिंग कंपनी। पर ये जो आइडिया है वो कैपिटलाइज नहीं हो पाया था। बट यस, टीपू सुल्तान डिड दिस, एंड इसी के चलते ही मेड एफर्ट्स टू बिल्ड मॉडर्न नेवी एंड इवन रेज द फ्रेंच कॉर्प्स। ये बेसिक पॉइंट है, अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया रख लोगे, कल को कोई वियर्ड क्वेश्चन आया तो वहां पर आपका सही हो जाएगा। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इकोनॉमिकली वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। देन ही विल सेंड मिशनरीज, बाकी देशों के पास मिशंस भेजेगा कि किस तरह से हम पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली इकट्ठे हो सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया को कैप्चर करें। सो इतना याद रख लेना दैट टीपू सुल्तान विल सेंड मिशनरीज टू फ्रांस, टर्की, ईरान, म्यांमार एक्सेट्रा। देशों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना अंदाजा होना चाहिए कि हाँ इसने ऐसा कोई काम किया था। सेट अप अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन मैसूर टेरिटरी वगैरह वगैरह वो आप छोड़ सकते हो। सो वही जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग कंपनी ऑन द यूरोपियन लाइंस विच कुड नॉट फ्रुक्टिफाई, आपने नोट डाउन कर लिया। मॉडर्नाइजेशन और एग्रीकल्चर बेसिक पॉइंट है। हिमसेल्फ बीइंग द सिविल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, तो ये ज्यादा डिवैल्यूएशन नहीं करता था, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करता था, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने हाथ में ही रखना पसंद करता था, जिसकी वजह से इसको बहुत बड़ा डिक्टेटर माना जाता था। पर नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है कि इसके जो पूरे एम्पायर में बहुत ही ज्यादा पुख्ता थे। जब अंग्रेजों ने पूरे मैसूर एम्पायर को नेक्स्ट किया और जब अंदर जाके देखा तो हिस्ट्री की किताबों में यह लिखा गया है कि अगर अंग्रेज पूरे इंडिया को अनेक्स ना करते तो आने वाले टाइम्स में जो मैसूर का किंगडम है, टीपू सुल्तान पूरे इंडिया को अनेक्स कर लेता, क्योंकि उसके पास उतना पोटेंशियल था, उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी थी। तो उसके बाद अगर हम बात करें, देयर वाज नो ऑफिस ऑफ वजीर इन हिज ऑफिस, तो ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर टीपू सुल्तान बहुत ही ज्यादा प्रभावित था फ्रेंच लोगों से। तो उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन जब उस टाइम के अंदर हुआ तो फ्रेंच ट्री को अपने यहां पर जो प्लांट भी किया था, वहां पर जो फ्रेंच ट्री लगा हुआ था उसका एक ब्रांच मंगाते हुए अपने यहां पर भी प्लांट की।
उसके अलावा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपने जैकोबिन क्लब का नाम पढ़ा होगा, तो उसका भी खुद से मेंबर बना। तो ये सारा कुछ याद रखना कि टीपू सुल्तान का बहुत ही बड़ा एक फ्रेंच एंगल था। तो बाकी नोट पॉइंट्स आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। एक बार के लिए आपके पास पढ़ रहा हूं, that he was an avid learner and had a library with books on different subjects. Tipu showed keen interest in the French Revolution and is believed to have planted Tree of Liberty at Srirangapatnam. इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। He himself became a member of the Jacobean Club and allowed himself to be addressed as a citizen. टीपू, बहुत फेमस कहावत थी उसकी, that better to live a day as a lion than लाइफ टाइम एज अ शीप, पर इसको आप छोड़ के जा सकते हो। फिर विद द टाइम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगा, जिसके अंदर उसका देहांत हो जाएगा। बस इतना ही आपको मैसूर के बारे में ध्यान में रखना है। उसके अलावा फिर हम केरला की बात करेंगे। केरला में आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि त्रावणकोर का रीजन इसके अंदर आता है, वहां पर आपको सिर्फ राजाओं का नाम ध्यान में रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो केरला वॉज डिवाइडेड अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ चीफ्स एंड राजास। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 4 हमारे पास एरियाज हैं जो कि केरला के टेरिटरी के अंदर थे। सबसे पहले है कैलिकट नियर जैमोरिन, जहां पर वास्को डी गामा आया था। फिर है हमारे पास ट्राइकल, कोचिन एंड त्रावणकोर। यहाँ पर चारों स्टेट्स के ऊपर किसके द्वारा कब्जा किया जाएगा? मैसूर के द्वारा कब्जा किया जाएगा, एक को छोड़ के, जो कि है त्रावणकोर। सो केरला स्टेट witnessed an invasion shock in 1766 when Hyder Ali invaded Kerala and annexed Malabar, Calicut, Travancore was spared, और इसी वजह से त्रावणकोर एज अ इंपॉर्टेंट कैपिटल हमारे पास निकल के आएगा। The kingdom of Travancore had its initial capital at Padmanpuram and then later shifted it to Thiruvananthapuram, पर ये आप छोड़ के जा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ बेसिक है, आपको यहां से कुछ भी याद नहीं रखना। सो जो इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले है मार्तंड वर्मा और दूसरे नंबर के ऊपर है रामा वर्मा। कल को आ जाइए किस स्टेट के साथ जुड़े हुए थे, किस किंगडम के साथ जुड़े हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए दैट द आंसर इज त्रावणकोर। इन्होंने क्या क्या काम किए? दैट इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया एजुकेशन के ऊपर, वेस्टर्न लाइंस के ऊपर, मॉडर्नाइजेशन लाने के ऊपर, पर वो आपके जो सिलेबस परिव्यू से बहुत बाहर हो जाएंगे, वो आप सारा कुछ छोड़ के जा सकते हो। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट अ सेकेंड। तो यहां तक अभी हमारे जितने भी छोटी टेरिटरीज थी वो सारा कुछ हो चुका है। अब से आपका जो असली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो शुरू होगा एंग्लो फ्रेंच कर्नाटिक वॉर्स के साथ। तो प्लीज अभी तक जो भी डाउट है, क्वेरी है, वो बता दीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आज ये सारा एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, वॉर्स ऑफ कर्नाटिक करके जाएंगे। ठीक है, कल से पीडीएफ 1 घंटा पहले लग जाएगी, टेंशन ना लो। सिख एम्पायर में जो फर्स्ट पेज में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे सिर्फ उतने ही है, उसके अलावा ज्यादा नहीं है। अभी तो मैं दोबारा से वापस नहीं जा पाऊंगा, आप प्लीज लेक्चर को दोबारा से देख लेना, 5 मिनट का आपका काम होगा। अभी अगर वापस जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, अगर नहीं है तो प्लीज एक बार वो लिख दीजिए कि क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, त्रावणकोर, देखो केरला एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स थे, जैसे हमने जैमोरिन वगैरह का पढ़ा, तो उसमें त्रावणकोर भी एक पार्ट था। उसमें से फेमस राजा निकले हैं मार्तंड वर्मा, रामा वर्मा। सिर्फ उस नाम को आपको बताने के लिए वो मैंने आपको सारी कहानी बताई, सिर्फ इतना। कोर्स शेड्यूल तो देखो अब से तो उसी तरह से पूरी हिस्ट्री चलेगी कि जो आपका सिलेबस जो शेड्यूल रहता है। क्या अभी हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कर रहे हैं, इसमें कर्नाटिक वॉर्स करेंगे, फिर उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर्स करेंगे, फिर एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर, ब्रिटिश एनेक्सेशन की पूरी बात करेंगे। तो उस हिसाब से फिर उसके बाद जो अपना मॉडर्न नेशनल स्ट्रगल चलता है उसके ऊपर चले जाएंगे, तो वही सेम क्राइटेरिया रहेगा, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही जो जेनरिक हमारा कि जिस तरह से हिस्ट्री चलती है वही सेम रहेगा, क्योंकि अभी तक हम जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अलग से कवर कर चुके हैं।
लास्ट में अगर टाइम बचा तो मैं आपको जैसे ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह वो कोशिश करूंगा अगर हो जाए, अगर ना हो पाया तो इन द एंड जब एएमएसी का हो जाएगा फिर एक लेक्चर लेने की कोशिश कर लूंगा। नोट्स मैनेज नहीं हो रहे, काफी फैल गया है, तो देखो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जो जो साथ में बता रहा हूँ बस वो नोट डाउन करते जाइएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी पर विद द टाइम हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अगर मेरे पास टाइम लग रहा होता तो मैं आपको अलग से नोट्स भी दे देता, पर अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उस वजह से मैं उस चीज में आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी खुद से भी सारा प्रिपेयर करना पड़ता है कि क्या चीज करवानी है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर मैं एडिशनल चीजें नहीं करवाऊंगा फिर क्रैश कोर्स का फायदा नहीं होगा, तो या तो मैं नोट्स दे पाऊंगा या फिर एडिशनल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करवा पाऊंगा, उस वजह से मैं थोड़ा बेबस हूँ, तो प्लीज थोड़ा कॉर्पोरेट कर लीजिए। हाँ जी, कोशिश होगी कि क्लासेस टाइम पे हो जाए, बाकी अगर थोड़ा बहुत डिले रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो देखो दो इंपॉर्टेंट पावर्स रह जाएंगी, सबसे पहले इंग्लिश आएंगे 1608 में, एंड देन अल्टीमेटली फ्रेंच विल कम टू इंडिया इन द ईयर 1664। तो यही दो पावर्स होंगी जो अपने खुद में लड़ेंगी सुप्रीमेसी के लिए। इनिशियली फ्रेंच डोमिनेटेड होंगे, पर विद द टाइम जो इंग्लिश है उनको ओवर पावर कर जाएंगे। कितने बैटल्स होंगे वो सारा कुछ अब हम कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टेबल बनाना है कि फ्रेंच फर्स्ट हमारी जो वॉर हुआ है उसमें कौन सी ट्रीटी हुई, उसका कॉज क्या है, इस तरह का टेबल बनेगा। बस वही आपको याद रखना है, वही आपको बनाना है, मैं एक बार आपको बना के दिखा भी दूंगा। सो राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी, वॉर्स ऑफ कर्नाटिक। The mid 18th century saw the gradual transformation of the English East India Company from a trading company into a political power. During the period from 1600 to 1744, the slowly expanded trade network, और इसके साथ साथ वो डिप्लोमेसी और वॉर के अंदर भी गए। और सबसे बड़ी जो हमारे को उनको विक्ट्री देखने को मिलती है वो है बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। इसको हम हर एक चीज को अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो उनका स्ट्रगल था वो था फ्रेंच के साथ, कर्नेटिक वॉर। तो इसमें ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। So why this rivalry emerged in South India between the French and the English? In this context, emergence of hostilities between the English and the French was not new but natural. South India will emerge as the arena for the Anglo-French rivalry, as it had become the main center for the French activities with Pondicherry as its capital। कि पौंडीचेरी एज अ मेन एरिया वहां पर एस्टेब्लिश हो रहा था फ्रेंच का, और इसी वजह से अंग्रेजों को डर लगने लग गया था कि विद द टाइम यहाँ पर जो बाकी नेबरिंग स्टेट्स हैं उसको भी कैप्चर कर लेंगे, और साथ में यहाँ पर जो दूसरे एम्पायर्स थे बड़े, हैदराबाद का, मैसूर का, ये भी एक थ्रेट की तरह जो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि साउथ में ये खड़े हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर फिर आप देखोगे कि दोनों पावर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ। अब यहाँ पर डिस्प्यूट का कारण क्या बनेगा, उसके पीछे जो बेसिक कारण है वो ये है। अब ये समझो, जस्ट अ सेकेंड। पेज खुल नहीं रहा, चलो ठीक है कोई बात, मैं ऐसे समझता हूँ। So the French had also begun to wield influence in the neighboring states of Hyderabad and Mysore. Besides, there was not much scope in Western India because of the powerful Marathas, while Eastern India was under the direct control of Alivardi Khan, जो अभी हम बंगाल साइड पे पढ़ के आ रहे हैं। Therefore, it was only in southern India that conditions became favorable, especially after the death of निजाम उल मुल्क ऑफ हैदराबाद इन द ईयर 1748। ये निजाम उल मुल्क हैदराबाद का फाउंडर था। ये सारा कुछ मैं आपको अभी करवा के आया हूं। तो उसके बाद अब सबसे पहले हम
सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से कन्फ्लिक्ट शुरू होगा। अब यहां पर हर एक जो एंग्लो फ्रेंच वॉर होगा उसके पीछे का एक बेसिक कारण है। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर की बात करते हैं तो उसका बेसिक कारण इंटरनेशनल है कि वहां पर ऑस्ट्रिया के अंदर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होगा। इसके पीछे की पहले कहानी सुन लो कि ऑस्ट्रिया का जो राजा था उसके आगे कोई बेटा नहीं था, उसके आगे बेटी थी। तो वो चाहता था कि मैं एक फरमान या फिर रॉयल ऑर्डर लेके आऊं कि जो बेटियां हैं वो भी गद्दी के ऊपर बैठ सकती हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब हम 17वीं 18वीं सदी की बात करें तो वहां पर बेटी को गद्दी देना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। इट वॉज अ लाइक अ चैलेंज टू द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर। तो बाकी के जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे, डायनेस्टीज थी पुर्तगाल की या और किसी देश की, इंग्लैंड की, फ्रेंच की, तो आधे बंदे उसकी सपोर्ट में आए और आधे बंदे उसके अगेंस्ट चले गए। तो दो ग्रुप्स बन गए थे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को लेके कि आधों ने कहा कि हाँ आप अपनी बेटी को गद्दी के ऊपर बिठा सकते हो, पर बाकी डायनेस्टीज ने, बाकी देशों ने इस चीज से इनकार कर दिया और उन्होंने अपोज किया कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है वो बिगड़ जाएगा और कल को फिर रिवोल्ट हो सकता है बेटियों के द्वारा। ये बेसिक मैंने क्रक्स में बता दिया ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन क्या था। अब वहां पर यूरोप के अंदर दो ग्रुप्स जो बने थे उसमें इंग्लैंड और जो फ्रेंच हैं वो ऑपोजिट फैक्शंस में थे। और इसी वजह से क्योंकि इंडिया के अंदर भी उनकी हॉस्टिलिटी चलती थी तो यहां पर भी वो फिर लड़ने लग गए क्योंकि वो यूरोप में लड़ रहे थे। तो पहले एंग्लो फ्रेंच वॉर का जो कारण था वो क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो इस तरह से आपने अपने पास, हाँ जस्ट अ सेकेंड, तो यहां पर ना आपने अपने पास इस तरह से एक टेबल बना लेना। जैसे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है, यहां पर कॉज क्या है? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। फिर इनके अंदर ट्रीटी होगी, हर एक वॉर के बाद ना एक ट्रीटी होगी, उसको रिजॉल्व करने के लिए बस उसको साथ में लिख लेना। इसी तरह से आपके तीन कॉलम्स बनेंगे, इन तीनों को जब आप बना लोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे इन सारे एंग्लो फ्रेंच वॉर के रिलेटेड। बस आपको इतना ही काम करना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। बस ये आप अपने पास साथ साथ में बना लेना, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वो साथ में होता जाएगा। ठीक है, आप सबको ये समझ आ गया होगा। सो बैकग्राउंड ऑफ हॉस्टिलिटी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन वहां पे लिख लो। यहां से शुरू करते हैं। So the immediate context for conflict between two European rivals in India was provided by the War of Austrian Succession in Europe, which broke out in Europe in 1740 between Austria and Prussia। तो एक साइड के ऊपर दोनों से, मतलब कि ऑस्ट्रिया का जो राजा है उसने कहा मेरी बेटी होनी चाहिए गद्दी के ऊपर, प्रूशिया ने रिवोल्ट कर दिया तो उसी के चलते खेमे बन गए और इंग्लैंड और फ्रेंच अलग अलग साइड्स के ऊपर आ गए। तो यहां से पूरा शुरू होगा। पहले तो इनिशियली फ्रेंच ने कहा इंग्लिश को कि जो हमारा इंटरनेशनल वॉर है उसको हमारे को इंडिया में एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। पर विद द टाइम उन्होंने अपने फेवर करने के लिए खुद ही जो यहां पर वॉर छेड़ लिए। ये सारी कहानी आपको उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ड्यूप्लेक्स एडवाइज इंग्लिश काउंटर पार्ट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, पर इंग्लिश ने ऐसा नहीं किया। बट द इंग्लिश डिड नॉट एग्री, तो इसी के चलते लड़ाई होनी शुरू हुई। Instead, deliberately adopted aggressive stand and seized some French ships of the southeastern coast of India। अब यहां पर आपको एक ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल क्यों साबित हुए? क्योंकि वो अपनी आर्मी को इंडिया के अंदर ही स्टेशन करते थे। बट हाउएवर ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो फ्रेंच आर्मी है वो इंडिया के अंदर स्टेशन नहीं की जाती थी। वो कहां पर स्टेशन की जाती थी? हमारे पास मॉरिशियस के अंदर। तो ये एक पॉइंट पक्का से नोट डाउन कर लो कि कल को आपको सब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रेंच आर्मी वॉज स्टेशनड इन इंडिया। तो वो हमेशा गलत होगा। जब भी फ्रेंच को जरूरत पड़ती थी आर्मी की तो वो मॉरिशियस से मंगाया करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाया करता था। पहले चिट्ठी पत्र भेजना पड़ता था, फिर वहां से आर्मी आएगी। तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स हमेशा उनको हरा दिया करते थे। तो इस एक चीज को ध्यान में रखना। बाकी सारी कहानी है कि किसको मैसेज किया गया, किसने किया, वो आपके पर्पस से बाहर है, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। सो इसी के चलते
He immediately siphoned on 3,000 men towards the Coromandel coast. As soon as the help arrived, French attacked the English and captured the British possessions in Fort St. George. अब मैंने आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट विलियम ये तीनों करवा दिए थे, मैं आशा करता हूं ये तो आपको आते होंगे. मद्रास एंड नियर बाय एरियाज, एंड दस रॉबर्ट क्लाइव was taken as prisoner of war. कुछ भी आपको याद नहीं रखना. एंड दस द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हैड बिगन. इस तरह से पहला कार्नेटिक वॉर शुरू होगा. अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये बाद में जब सेकंड और थर्ड कर्नाटिक वॉर होगा वहां पर भी आके जो हीरो का रोल प्ले करेगा, इसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा से कहा जाएगा हीरो ऑफ आर्कॉट. वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. अभी के लिए कॉज क्या है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. और जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि फ्रेंच आर्मी कभी भी इंडिया में स्टेशन नहीं की गई, वो बाहर मॉरिशियस में स्टेशन होती थी. ठीक है. और उन्होंने कहां पर आके कब्जा कर लिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज के ऊपर. इसको ध्यान में रखना. कल को अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाए, यहां पर फोर्ट सेंट विलियम लिखा हो, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट सेंट विलियम तो बंगाल के अंदर है. लड़ाई कार्नेटिक नीचे चल रही है, कार्नेटिक के एरिया में हैदराबाद के आसपास चल रही है, तो वो वैसे ही गलत है. कंफ्यूजन आपको सिर्फ फोर्ट सेंट जॉर्ज या फिर फोर्ट सेंट डेविड के अंदर हो सकती है. उन दोनों में से कौन सा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज. इसको ध्यान में रखना. इसको कर्नाटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्नाटिक के एरिया में इसको लड़ाई की करी गई थी. नोट्स बनाने के लिए रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है वन लाइन. मेरे को भी दोबारा से वही करना पड़ेगा. तो ऐसे करो, जो बच्चे जिन बच्चों ने वन पॉइंटर्स में पूरे नोट्स बनाए हैं, वो किसी कोई टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कोई एक बना लो सारे बच्चे, और अपने अपने खुद से इंटरचेंज कर लो, शेयर कर दो एक दूसरों के साथ. और ये सच मानो, कभी भी आप अपनी जब भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, ये मत सोचना है कि कोई मेरे से आगे निकल जाएगा. हमेशा भगवान देख रहा होता है, वो आपको अल्टीमेटली उसी तरह से हेल्प करेगा अगर आप किसी की हेल्प करोगे. तो हर एक बच्चे को रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चे ग्रुप कोई भी बना के टेलीग्राम के ऊपर अपने नोट्स को दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो काफी बच्चों की हेल्प हो जाएगी जो कि साथ साथ में नहीं बना सकते. और मैं आपको ये भी एक बात कहूंगा कि काफी बच्चों के पास कैपेबिलिटी होगी कि वो साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, और कुछ बच्चे नहीं बना पाते क्योंकि उनको होता है कि ज्यादा से ज्यादा सुन ले. तो कभी भी किसी बच्चे को ये मत समझना कि वो क्यों नहीं बना सकता, वो स्लो है या इस तरह से कुछ. हर एक बंदे में अपनी पोटेंशियल होता है, अपनी कैपेबिलिटी होती है. अगर मेरे पास बहुत टाइम होता तो मैं खुद से दे देता. तो मैं सारे बच्चों से किसी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ग्रुप बनाते हुए वहां पर ऐड ऑन कर लेना, और एक दूसरे के साथ जो वन पॉइंटर नोट है जो बाकी बच्चे बना रहे हैं वो शेयर कर दो. सबकी हेल्प हो जाएगी. थैंक यू. तो आइए इस कर्नेटिक वॉर को आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. बट द इंग्लिश डिड नॉट एग्री, तो ये सारा कुछ हमने कर लिया. आगे चलते हैं. अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ कर्नाटिक. अब ये समझो, अब ये सारी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी. फ्रेंच ने आके उनके फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, और इस वजह से जब लड़ाई शुरू होगी तो जो कर्नाटिक का नवाब है जिसका नाम है अनवरुद्दीन, नाम वगैरह आपको कुछ नहीं याद रखना, तो वो कहेगा कि आप मेरी टेरिटरी के अंदर लड़ाई नहीं कर सकते. मैं यहां का राजा हूं. मेरे घर में आके कोई, अगर मान लीजिए आपका जैसे कोई घर है, आपके घर में आके कोई और दो बंदे लड़ाई करने लग जाएंगे, तो आप उनको मना करोगे ही कि आप मेरे घर के अंदर आके लड़ाई नहीं कर सकते. तो वही यहां पर हुआ. So he will disapprove the hostilities in his kingdom. Thus, when the English appealed to him for protection, Nawab asked the French to quit Madras, but the French were in no mood to retreat and neglected the advice. और इसी के चलते फिर नवाब क्या करेगा, वो कहेगा तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारे से लड़ाई करूंगा. तो वो फ्रेंच के साथ अपनी फौज भेजेगा लड़ाई करने के लिए. एक साइड के ऊपर फ्रेंच की बहुत छोटी आर्मी थी, और दूसरी साइड के ऊपर जो नवाब है उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी. पर फ्रेंच ने क्या किया, अपनी बहुत छोटी आर्मी के साथ ही जो नवाब की आर्मी को हरा दिया. तो यहां से एक मैसेज गया कि अगर कल को किसी भी राजे को कोई हेल्प चाहिए तो वो फ्रेंच से मांग सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है लड़ने के अंदर, वो अपनी थोड़ी सी आर्मी के साथ ही आपको जितवा सकते हैं. सो ये जो सारा बैटल हुआ था, इस बैटल का नाम आपको याद ध्यान में रखना है. दिस इज कॉल्ड द बैटल ऑफ सेंट थॉमस. तो वहां पर जो आपने, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. तो यहां पर जो आपने कॉज, ट्रीटी
और एक साथ में एक और लिख लो जो कि है बैटल। हर एक के अंदर एक एक इंपॉर्टेंट बैटल होगा। तो पहले में कौन सा हो रहा है? बैटल ऑफ सेंट थॉमस। तो जो बैटल नवाब के बीच में, नवाब की आर्मी के बीच में और ऑन द अदर हैंड साइड फ्रेंच की आर्मी के बीच में होगा, वो है बैटल ऑफ सेंट थॉमस। इसको नोट डाउन कर लो। सो कहां पर हुआ है? रिवर अदयार नियर सेंट थॉमस इन द ईयर 1746। ईयर याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बैटल ऑफ सेंट थॉमस आपने याद रखना है। दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बैटल ऑफ सेंट थॉमस वाज फॉट एंड अनवरदुन की जो पूरी आर्मी थी वो खत्म हो गई थी। बस इतना। सो thereafter in the 18th century political chaos and there was no dearth of Indian princes who would invite Dupleix, जो कि फ्रेंच का कमांडर था, assistance to turn the scale in their favor. In this way it was Dupleix who first showed the signs of intervention disputes in the Indian rulers and thereby acquiring the political control. ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये अगर कल को आ जाए कि पहली बार किसने इंटरफेयर किया था इंडियन स्टेट के पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, तो उसका आंसर होगा फ्रेंच। और उसके अंदर कौन है? ड्यूप्लेक्स। फर्स्ट इंटरफेरेंस इन इंडियन अफेयर्स, फ्रेंच ड्यूप्लेक्स। बस ये एक लाइन वहां पर लिख लो, ठीक है। तो उसी के चलते जब ये बैटल ऑफ सेंट थॉमस हुआ, वो सारा कुछ चलता जा रहा है। तो यूरोप के अंदर जिस मुद्दे की वजह से लड़ाई शुरू हुई थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, उसी का रेजोल्यूशन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो अगर इनिशियल कॉज ही खत्म हो गया तो वही चीज जो इंडिया में चल रही थी वो भी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसी के चलते इंडिया के अंदर भी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हमारे को उसका अंत देखने को मिलता है। यहां पर कौन सी ट्रीटी होगी अल्टीमेटली? ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। वहां पर ट्रीटी के अंदर इस नाम को लिख लो, on the basis of mutual restitution of contest, and with this came an end to the first round of Anglo-French rivalry in India. उन दोनों ने अपनी अपनी जो टेरिटरी एनेक्स की थी एक दूसरे की, अगर किसी ने फ्रेंच ने इंग्लैंड अमेरिका के अंदर ब्रिटिशर्स की थी तो वो वापस कर दी। यहां पर इंडिया के अंदर जो फ्रेंच ने करी थी वो वापस कर दी। तो म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन कर ली एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हुए। सो मद्रास वॉज रिस्टोर्ड टू द इंग्लिश, जो उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज को कब्जा किया था। एंड द फ्रेंच गॉट लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका। पर ये आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जहां जहां जो स्टार मार्क करवाया उतना इंपॉर्टेंट। सो उसी के चलते डायनेस्टिक फ्यूड्स इन साउथ इंडिया विल प्रूव एज अ कंटेंशन फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो पहले का जो बैकग्राउंड था, पहले एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का या फिर कर्नाटिक वॉर का क्या था कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, दूसरे का क्या है? डायनेस्टिक फ्यूड। अब यहां पर समझो, एक है कर्नाटिक का इलाका और दूसरा है हैदराबाद का इलाका। मैंने आपको यह बताया था कि ये जो कर्नाटिक है, हैदराबाद का जो रूलर है उसी को गवर्न किया करता था। विद द टाइम जो कर्नाटिक है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा। ये मैं अभी आपको समझा के आया हूं। अब यहां पर होगा एक कि कौन बंदा गद्दी के ऊपर बैठेगा, वो एक फ्यूड हो जाएगा, डायनेस्टिक फ्यूड होगा, दैट हु विल बी द सक्सेसर। तो जो बंदा गद्दी के ऊपर बैठेगा वो तो ठीक है, पर जो बंदा गद्दी के ऊपर नहीं बैठा है वो किसके पास चले जाएगा? फ्रेंच के पास, कि आप मेरी सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कल को किसी को सपोर्ट चाहिए वो कहां से लेगा? फ्रेंच के थ्रू लेगा। उसी तरह से यहां पर भी सेम केस होगा कि एक बंदा गद्दी के ऊपर बैठेगा, दूसरा उसको कंटेंट करेगा कि मैं मेरा हक बनता है गद्दी के ऊपर बैठने का। एक पावर फ्रेंच के पास चले जाएगी और एक पावर चले जाएगी फिर अल्टीमेटली इंग्लिश के पास। तो यहां पर भी दोनों फैक्शंस बन जाएंगे, जहां पर एक फैक्शन को फ्रेंच सपोर्ट कर रहा है और दूसरे फैक्शन को इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके चलते फिर यहां पर कंटेस्ट होगा। और ये दोनों पावर्स क्यों लड़ रही हैं आपस में? क्योंकि उनको पता है कि अगर हैदराबाद और कर्नाटक का एरिया हम अपने अंदर ले लेंगे तो हमारे ट्रेडिंग करने के लिए, हमारे पावर को कैप्चर करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। दिस इज द बैकग्राउंड फॉर द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। तो वहां पर जो कॉजेस के अंदर लिख लो, डायनेस्टिक फ्यूड्स ऑफ सक्सेशन, बस इतना। ठीक है, तो चलो
अब यहां पर वो सारी कहानी है कि किस तरह से होगा। The Marathas had invaded the Carnatic in the year 1740 and killed Nawab Dost Ali and took his son-in-law Chanda Sahib as prisoner to Satra। ये मैं आपको पिछली बार भी बता के आया हूं जब हमने कर्नाटक के बारे में डिस्कस किया कि वहां का जो राजा है नवाब दोस्त अली, वो मराठाओं ने मार दिया था और जो अगला बंदा उसका सन इन लॉ छंदा साहिब जिसने गद्दी के ऊपर बैठना था, उसको वो प्रिजनर की तरह सतरा में ले गए थे बंदी बना के। अब 1743 में जो निजाम ऑफ हैदराबाद था, निजाम उल मुल्क, उसका आगे जो सक्सेसर है वो आएगा। ही फेल्ट प्रॉम्प्टेड टू कम टू कर्नाटक एंड अपॉइंट अनवरुद्दीन खान एज द नवाब ऑफ कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक की जो गद्दी है वो खाली पड़ी है। उसी के चलते ओरिजिनली जो कर्नाटक है वो हैदराबाद के अंदर था, तो हैदराबाद के किंग को लगा कि ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि गद्दी के ऊपर मैं अपना बंदा बिठाऊं, तो उसने अनवरुद्दीन को गद्दी के ऊपर बिठा दिया जाके। पर विद द टाइम छंदा साहिब को जिसको बंदी बनाया गया था उसको छोड़ दिया जाएगा, वापिस आएगा, वो फिर इसको कंटेस्ट करेगा कि मेरी गद्दी है। So, but in the year 1748, the Chanda Sahib was freed by the Marathas, and in the same year, Nizamul Mulk Hyderabad ka passed away. He was succeeded by his son Nasir Jung, but his grandson Muzaffar Jung laid claim to the throne, and now Muzaffar Jung along with Chanda Sahib will claim। अब यहां पर ये समझ लो, अब ये समझो, कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर जो बंदा गद्दी के ऊपर बैठा है वो है अनवरुद्दीन। बैठना किसने था? बैठना था छंदा साहिब ने। तो ये इनके बीच में होगा कंटेस्ट। उसी तरह से अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं, ये आपको नाम वगैरह कुछ नहीं याद रखने के लिए जरूरत, सिर्फ आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। जब निजाम मुल्क मरेगा तो वो अपने बेटे को, ग्रैंडसन को गद्दी के ऊपर बिठा के चले जाएगा, और ऑन द अदर हैंड साइड अगर बेटे को बिठा के जा रहा है तो जो ग्रैंडसन है वो आके रिवोल्ट कर देगा कि मुझे गद्दी चाहिए, मेरे बाप को नहीं बिठाना। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक कंटेस्ट हो जाएगा कि कौन गद्दी के ऊपर, सॉरी, कि कौन गद्दी के ऊपर बैठेगा। अब ये दो सेक्शंस बन चुके हैं, एक ये सेक्शन है जो कि ओरिजिनल गद्दी के ऊपर बैठे हैं, और एक ये सेक्शन है जो कि गद्दी के ऊपर बैठना चाहते हैं। तो ये जो सेक्शन है जो कि गद्दी के ऊपर बैठना चाहते हैं वो किसके पास जाएगा? फ्रेंच के पास। और इस तरह से फिर ये सारी कहानी शुरू होगी सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर की। ये जो फैक्शन है इसमें से एक बंदा कहां पर चले जाएगा? फिर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के साथ। तो दो फैक्शंस बन जाएंगे, एक साइड के ऊपर फिर अल्टीमेटली फ्रेंच आ जाएगा और एक साइड के ऊपर आ जाएंगे ब्रिटिशर्स। ये सारी कहानी है सेकेंड एंग्लो। एक बार दोबारा से अगर पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, अनवरुद्दीन खान एज द नवाब ऑफ कर्नाटक वो बैठा है, बट इन द ईयर 1748 द छंदा साहिब वाज फ्रीड बाय द मराठास, एंड इन द सेम ईयर निजाम उल मुल्क पास्ड अवे। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नसीर जंग, बट हिज ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग लेड क्लेम टू द थ्रोन। मुजफ्फर जंग नाउ अलाइड विद छंदा साहिब। जो दोनों ऑपोजिट फैक्शन जो कि रिवोल्ट कर रहे हैं कि हमारे को गद्दी के ऊपर बैठना है, वो दोनों इकट्ठे होंगे इन ऑर्डर टू गेन देयर रेस्पेक्टिव सीट्स इन हैदराबाद एंड कर्नाटक। So now there will be intervention by Dupleix. He was able to intervene in the war of succession that started after the death of Nizam ul Mulk. He pledged support to the Muzaffar Jung and the Chanda Sahib. Thus a tripartite struggle was developed between the French, छंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग, कि ये तीनों इकट्ठे होकर अब लड़ेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि जो कर्नाटक की गद्दी के ऊपर बंदा बैठा है अनवरुद्दीन, उसको वो मरवा देते हैं। आपको ये कुछ याद नहीं करना, सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री एक बार के लिए बता रहा हूं। उसको मरवा देंगे एट द बैटल ऑफ एम्बुर, ये भी नहीं याद करना। एंड 10 जो उसका बेटा है अनवरुद्दीन का मोहम्मद अली, वो कहां भाग जाएगा? ही विल फ्लेड टू त्रिचनोपली, और यहां पर फिर जाके ब्रिटिशर्स से वो हेल्प मांगेगा। सिर्फ कहानी एक बार के लिए सुन लो। एंड दस छंदा साहिब विल बिकम द
नवाब ऑफ कर्नाटक किसकी मदद से? फ्रेंच की मदद से। एंड इसी के चलते विल बिगन द सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। अगर कहानी नहीं भी समझ में आई कोई बात नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, अगर समझ में आ गई तो क्लैरिटी बन जाएगी, बस इतना। सो आगे, आफ्टर दिस द अलाइज मार्च टू डेक्कन, क्योंकि हैदराबाद के ऊपर अपना बंदा बिठाना है फ्रेंच ने। द फ्रेंच आर्मी सरप्राइज्ड एंड किल्ड नसीर जंग एंड ही इंस्टॉल्ड मुजफ्फर जंग एज द निजाम ऑफ हैदराबाद। तो जो दोनों बंदे गद्दी के ऊपर बैठे थे उन दोनों को मरवा दिया गया और उसके अगेंस्ट जो अपने बंदे बिठाने थे उन दोनों को बिठा दिया गया। तो इस तरह से फ्रेंच की होगी पहली जीत। He rewarded Dupleix by appointing him honorary governor of all the Mughal dominions south of the river Krishna, and also all the territories were ceded to the French. आपको कुछ भी याद नहीं रखना। In return, Dupleix placed at the disposal of the Muzaffar Jung the service of his best officer called Basi, पर ये आपको कुछ भी important नहीं है, नहीं याद रखना। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा एक और केस कि जिस बंदे को उन्होंने हैदराबाद की गद्दी के ऊपर बिठाया था मुजफ्फर जंग को, वो अपनी फैमिली दिक्कतों की वजह से, फैमिली लड़ाई की वजह से खुद में ही मारा जाएगा। सो सून आफ्टरवर्ड्स मुजफ्फर जंग वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट skirmish, however बसी मेंटेन फ्रेंच इन्फ्लुएंस, और उसने फिर अपना ही किसी नॉमिनी को जिसका नाम है सलाबत जंग, उसको गद्दी के ऊपर बिठा दिया। एक के बाद एक गद्दी बदलती जाएगी, आपको कुछ भी याद नहीं करना। इन दिस वे बसी वेंट ऑन टू कंट्रोल द पॉलिटिकल फॉर्च्यून ऑफ द डेक्कन फॉर 7 years, thus the French power in the south was not at its height from where it was going to fall badly। मीनवाइल जो वहां पर बंदा बैठा है, मीनवाइल मोहम्मद अली, जो उसका बेटा अनवरुद्दीन का बेटा जो भाग के गया था तिरुचिरापल्ली की तरफ, मीनवाइल मोहम्मद अली had taken refuge in the fortress of Tiruchirappalli and then repeated attempts of Chanda Sahib and the French to capture the fortress Hatfield। अब उनको पता था कि इसका जो बेटा है जब तक इसको हम नहीं मारेंगे तो ये दोबारा से आएगा और अपने बाप की जो गद्दी है उसको क्लेम करेगा। तो ये तिरुचिरापल्ली का जो फोर्ट है उसको गिराना चाहते थे, और चंदा साहिब ये जो हमारे पास मोहम्मद अली है इसको मरवाना चाहते थे ताकि कोई डायरेक्ट क्लेम टू द थ्रोन रहे ही ना। पर क्योंकि वो इसमें असफल रह रहे थे, इसी के चलते ब्रिटिशर्स उसके हक में आए, मोहम्मद अली के हक में। रियलाइजिंग दैट द सिचुएशन इंप्लाइड अ सीरियस थ्रेट टू देयर पोजीशन इन सदर्न इंडिया, नाउ डिसाइडेड टू पुट देयर एंटायर स्ट्रेंथ बिहाइंड मोहम्मद अली। तो उसी के चलते फिर अब होगी लड़ाई बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंग्लिश, सॉरी एंड द फ्रेंच। हियर रॉबर्ट क्लाइव, जिसको पहले एंग्लो कर्नाटिक वॉर के दौरान बंदी बना लिया गया था, ही सेव्ड द डे फॉर ब्रिटिश। ही सजेस्टेड दैट द फ्रेंच प्रेशर ऑन द मोहम्मद अली कुड बी रिलीज्ड बाय अटैकिंग आरकॉट। ये आरकॉट क्या है? मेन कैपिटल है, कैपिटल ऑफ कर्नाटक। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर के दौरान किस तरह का जो स्ट्रेटजी है वो अपनाई गई थी। तो जो हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव है उसने एक स्ट्रेटजी बनाई कि अगर हम आरकॉट के ऊपर जाकर अटैक कर दें तो उनकी जो मेजर फोर्सेज है वो अपने कैपिटल को बचाने में लग जाएगी। तो उसी के चलते जो तिरुचिरापल्ली का फोर्ट है हम उसको खाली करवा सकते हैं और वहां से मोहम्मद अली को बचा के निकाल सकते हैं और उसको एक सेफ जगह पर रख सकते हैं। और हुआ भी ऐसा, जैसे ही उन्होंने आरकॉट के ऊपर कब्जा किया, उसके ऊपर अटैक किया, तो ज्यादा से ज्यादा फोर्सेज वहां पर चलेगी। तो उसके चलते क्या हुआ कि उन्होंने वहां से मोहम्मद अली को निकाला। तो इसी वजह से रॉबर्ट क्लाइव को हीरो ऑफ आरकॉट के नाम से भी जाना जाता है। So thus attack upon Arcot was to be used as a diversionary tactic, and thus Chanda Sahib would have to divert an effective part of his army for the protection of Arcot। तो ये सारा कुछ हुआ, वो हो गया। तो क्लाइव सक्सेसफुली सस्टेन्ड द फेमस सीज फॉर 53 days। 53 days तक उन्होंने पूरे फोर्ट को बचाए रखा। इन द मीन टाइम क्लाइव रिसीव्ड हेल्प इन द फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट फ्रॉम मद्रास, क्योंकि वहां पर और आर्मी खड़ी थी, वो सारा कुछ होता रहा। क्लाइव देन केम आउट ऑफ द besieged town, अटैक एंड डिफीटेड चंदा साहिब। तो इस तरह से चंदा साहिब की हुई डिफीट। सो चंदा साहिब वाज treacherously captured and मोहम्मद अली then became the undisputed नवाब ऑफ कर्नाटक। पहले फ्रेंच लोगों ने अपने पपेट को बिठाया था, ब्रिटिशर्स ने अपने पपेट को बिठाया। तो इसी के चलते डुप्लेक्स पे भी जो किस्मत है उसको बदल हिस्ट्री थी, वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर दूसरे जो होगी, इसमें कौन सा बैटल हुआ है? बैटल ऑफ आरकॉट। एक तो वो उस पूरे मैप में लिख लो, कॉज हो गया पॉलिटिकल फ्यूड कि कौन सा बंदा गद्दी के ऊपर बैठेगा, वो कॉज है। बैटल का नाम आ गया। और ट्रीटी कौन सी होगी सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के अंदर, एंग्लो फ्रेंच वॉर के अंदर? वो है ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी। उसी जो हमने टेबल बनाया है उसमें लिख लो। So जो अगला फ्रेंच गवर्नर आए गॉडियो साइंड अ पीस ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी विद द इंग्लिश इन द ईयर 1755। As per this treaty, both the companies agreed not to interfere in the quarrel of the Indian princes, कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर ये सिर्फ कहने के लिए था। हुआ इससे ऑपोजिट कि जब भी मौका मिला वो इंडियन प्रिंसेस के अफेयर्स में करेंगे। So after this treaty, French company continued to maintain their hold over Hyderabad for some time, but they now lost much of their prestige and their predominant position in the Deccan had been affected। तो इसी वजह से इंग्लिश मेन पावर की तरह सामने निकल के आए, and their candidate मोहम्मद अली installed as the नवाब ऑफ कर्नाटक मसला। So now third Carnatic war। थैंक्स शोभित। यहाँ तक सबको दोनों कर्नाटिक वॉर समझ में आ गए? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे नाम है। या सारा कुछ जो मैं आपको बताना चाहता था वो समझ में आ गया? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए। सो थर्ड कर्नाटिक वॉर की कॉज की बात करें तो इसका जो कॉज है वो भी है इंटरनेशनल। अब इसका जो कॉज क्या है, जो हमने पहले ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन पढ़ा था वही दोबारा से छिड़ जाएगा यूरोप के अंदर, उसी का कंटिन्यूएशन हमारे को देखना है। तो वही सेम हमारे पास कॉज है। सो लाइक द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, दिस थर्ड वॉर वाज आल्सो द इको ऑफ द हॉस्टिलिटीज हैपनिंग इन यूरोप बिटवीन ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। द 7 years war will broke out in Europe, which was a continuation of the Austrian war of succession। ठीक है, ये कॉज वहां पर लिख लेना। ठीक है, अराइवल ऑफ काउंट डी लाली, जो कि फ्रेंच गवर्नर बन के आएगा, पर आपको ये कुछ भी याद नहीं करना। अब लाली स्टार्टेड हिज वर्क विगरसली एंड अटैक्ड फोर्ट सेंट डेविड। अब सबसे पहली बार जो फोर्ट को अटैक किया गया था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज, पहले कर्नाटिक वॉर के अंदर। अब यहाँ पर किस फोर्ट के ऊपर अटैक किया गया है? फोर्ट सेंट डेविड। ये ना हो कि कल को वो इंटरचेंज कर दे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि कौन से फोर्ट के ऊपर अटैक किया गया है, फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड। तो पहले था फोर्ट सेंट जॉर्ज, अब है फोर्ट सेंट डेविड। तो आते ही नए गवर्नर ने इसके ऊपर अटैक किया और उसी के चलते क्या हुआ कि यहाँ पर फिर थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर शुरू होगा। कैप्चर्ड इट आउट एंड सम अदर इंग्लिश पोजेशन इन द रीजन्स, बट द फ्रेंच विक्ट्री वाज ओनली शॉर्ट लिव्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग नेचर बिगेन टू सरफेस। लालीज अटैक ऑन मद्रास एंडेड इन अ फेलियर एज ही कुड नॉट गेट नेवल सपोर्ट इन टाइम, क्योंकि मॉरिशस से आर्मी आनी थी, नेवल सपोर्ट आना था और वो नहीं आ सका, इस वजह से वो दोबारा से हार गए। शॉर्टेज ऑफ एम्यूनिशन वगैरह वगैरह, ये बेसिक था, ये आप छोड़ सकते हैं, ये कुछ भी जरूरी नहीं है, ये आपके पता से बाहर। सो नाउ एक इंपॉर्टेंट बैटल जो कि इस टाइम के दौरान होगा, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर के दौरान। पहले में हमने एक बैटल ऑफ सेंट थॉमस किया, दूसरे में बैटल ऑफ आर्कॉट किया, अब तीसरे में है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। वहां पर ये लिख लो।
बस इतना वहां पर लिख लो। अगला जो इंग्लिश आर्मी का जो बंदा लीड करेगा एयरपोर्ट, ये आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। तो अब नाउ डिफीटेड द फ्रेंच रिट्रीटेड टू पॉन्डिचेरी, इंग्लिश सून लेट द बिसीज ऑफ पॉन्डिचेरी वगैरह वगैरह, और उन्होंने हैदर अली ऑफ मैसूर से हेल्प मांगी पर उसने करने से मना कर दी। द फ्रेंच कैपिटल ऑफ पॉन्डिचेरी फाइनली सरेंडर। तो ये सारा कुछ होगा, पर ये आपके परव्यू से बाहर है, अगर नॉर्मल क्लास होती तो मैं आपको बता देता। उसी के चलते जो एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी यहां पर साइन होगी ड्यूरिंग द थर्ड वॉर, वो है पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी, जो कि यूरोप के अंदर हो रही है। तो द थर्ड कर्नाटिक वॉर एंडेड ऑफिशियली इन 1763 विद द कंक्लूजन ऑफ पीस ऑफ पेरिस एट द एंड ऑफ द 7 ईयर वॉर। वहां पर भी वही हुई, तो सेम इंडिया में भी होगी, क्योंकि वहां पर वॉर खत्म हो गया, तो जिस कॉज की वजह से वो शुरू हुआ था वो इंडिया में भी खत्म होगा। एज पर दिस ट्रीटी पॉन्डिचेरी and some other French settlements were no doubt returned to the France, but these were never to be fortified again and could only function as trading centers। तो इसी के चलते जितना भी फ्रेंच का पॉलिटिकल पावर था इंडिया में वो खत्म कर दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पावर की तरह रहेगा और पॉन्डिचेरी के आसपास ही सिमट के रहेगा। ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ पेरिस, यहाँ पे पीस ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये क्या क्या हुआ वो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। नाउ रीजंस, ये कल को आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ फ्रेंच अगेंस्ट द इंग्लिश। अब जो फ्रेंच कंपनी है उसमें जो ज्यादा से ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो थी किंग की, वो सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा जो पैसे जाते थे वो किंग को जाते थे, उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग नहीं थी एज कम्पेयर टू, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं, तो लोगों को काफी ज्यादा प्रोत्साहन था, देवर हैविंग इनहेरेंट मोटिवेशन कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा कंपनी को स्ट्रांग बनाए, किस तरह से ज्यादा हम पॉलिटिकल पावर या फिर कमर्शियल पावर को एक्सचेंज करें। पर फ्रेंच लोगों के पास ये कोई मोटिवेशन नहीं थी, बिकॉज़ दे वर मेयर एम्प्लॉइज। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी। उसके अलावा टाइम के ऊपर फ्रेंच कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता था एज कम्पेयर टू इंग्लिश कंपनी। इंग्लिश कंपनी को जब भी कोई दिक्कत आई, मान लो कोई फाइनेंशियल बैंक्रप्सी है, तो वो कहां से पैसा मांगते थे? अपनी सरकार से। सिर्फ एक बार के लिए सुन लो, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। So France in 19th century remained preoccupied with its continental ambitions, which considerably constrained its resources. The French monarchs of the time were fighting for the natural frontiers वगैरह वगैरह, तो इस वजह से फ्रांस की जो ज्यादातर रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाई थे, जिस वजह से वो अपनी कंपनी की मदद नहीं कर पाए। Such an expansion policy of the France kept it perpetually trapped in the wars of Europe and diverted its energy away from the colonial acquisitions। वो सारा कुछ होते जा रहा है। In the end, the French gained almost nothing on the continent and even lost its colonial possessions. On the other hand, England did not covet an inch of European territory, but followed its single-minded objective of colonial expansion, an objective which it contained considerable success। The French government was autocratic and suffered from corruption and inefficiency। ये बेसिक है, सिर्फ एक बार के लिए सुनना है। On the other hand side, the English government was run by enlightened oligarchy under which it was making immense progress towards a constitutional setup। अगर कल को ऐसा कोई भी सब्जेक्टिव पॉइंट्स है, उस वजह से मैं आपको एक बार सिर्फ दिखा रहा हूं। अगर हम कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये आपको दोबारा से नहीं बता रहा। जनरिक पॉइंट्स हैं। Many times when the company faced financial constraint, it was revived by the government subsidy only। ये बेसिक्स। तो यहाँ पर हमने सारा एंग्लो कर्नाटिक वॉर डिस्कस कर लिया। अब अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। कल हम शुरू करेंगे एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, और किस तरह से बाय द टाइम ऑफ 1850s जो ब्रिटिशर्स है अपनी पावर को कंसोलिडेट करते हैं। उसी तरह से जैसे अभी हमने एंग्लो फ्रेंच वॉर की, तो पीछे कहानी रहेगी, उसके बाद सिर्फ पॉइंटर्स बच जाएंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है कल के लेक्चर में। तो मैंने पहले ही बता दिया कि कल हम क्या करेंगे।